द ट्वाइलाइट जोन, ए स्मॉल टाउन, एक शांत साधारण कस्बे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जिसमें एक भयावह रहस्य छिपा है। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि वह एक रहस्यमय मॉडल का उपयोग करके शहर और उसके लोगों को नियंत्रित कर सकता है, तो उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे जुनून में बदल जाती है, जिससे ऐसे परिणाम निकलते हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक खबर से होती है। ट्रीना ग्रांट की मौत की खबर, जो लिटिलटन नाम के एक काल्पनिक छोटे शहर की मेयर थी। वो एक युवा, खुशहाल शादीशुदा महिला थी, जिन्हें अपने समुदाय में हर कोई बेहद सम्मान देता था। एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने लिटिलटन को एक शांत लेकिन चहल पहल भरे टूरिस्ट स्टॉप के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले ट्रीना ने एक महत्वपूर्ण काउंसिल वोट का नेतृत्व किया था, जिसके जरिए शहर के पास इंटरस्टेट हाईवे के विस्तार को रोका गया था। अगर यह विस्तार हो जाता तो पूरा समुदाय ट्रैफिक से कट जाता और वहां आने वाले लोगों की संख्या बंद हो जाती। उनकी दुखद मृत्यु के बाद शहर के खजांची जॉन कॉनली को मेयर बना दिया जाता है। वो एक चालाक और स्वार्थी बिजनेसमैन है, जो लंबे समय से हाईवे के विस्तार का समर्थक रहा है। अब मेयर की मौत के बाद यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की संभावना है। इसका शहर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। अंत में न्यूज चैनल ट्रीना ग्रांट के दोस्तों और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, खासकर उनके पति जेसन के लिए। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हम लिटिलटन पर इंटरस्टेट एक्सटेंशन के प्रभाव देखते हैं। शहर की हालत जर्जर हो चुकी है और रियल एस्टेट की कीमतें पूरी तरह गिर चुकी है। मुख्य हाईवे से जुड़ाव खत्म होने के कारण कई व्यवसाय बंद हो चुके हैं। पूरा शहर अब किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म के सेट जैसा दिखने लगा है। कई निवासी अपने घर बेचकर बेहतर जगहों की तलाश में यहां से जा चुके हैं। लेकिन इस स्थिति से फायदा केवल मेयर जॉन कॉनली को हुआ है। अब उसके पास शहर में एक कार शोरूम है और साथ ही कई अन्य संपत्तियां भी हैं। एक बड़ा होर्डिंग बोर्ड उसके मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों से कहता है कि अगर उनके पास नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार कॉनली स्थानीय बैंक का मालिक भी है और किसी को भी आसानी से लोन दे सकता है। यह दिखाता है कि उसका पूरे समुदाय पर कितना मजबूत नियंत्रण है। दूसरी ओर जेसन ग्रांट अब एक एकांत जीवन जी रहा है। वो शहर के एकमात्र चर्च की अटारी में रहता है और वही एक हैंडीमैन के रूप में काम करता है। उसका कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। फर्नीचर, पुरानी बेकार चीजें, अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीरें और यहाँ तक कि उसका पालतू मकड़ी भी इधर उधर बिखरी हुई है। एक सुबह एमिलियो नाम का एक स्थानीय किशोर उसके लिए कुछ सामान लेकर आता है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसमें जेसन उस लड़के से उसकी हाल की स्केच के बारे में पूछता है। खुशी की बात है कि एमिलियो ने शहर के मेयर के कुछ मजेदार और शरारती चित्र बनाए हैं। ऐसा लगता है कि कॉनली समुदाय में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसने कभी चुनाव नहीं जीता और केवल उत्तराधिकार कानून के आधार पर ही मेयर बना है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, एमिलियो जेसन से पूछता है कि वो इतनी खराब हालत में एक छोटी सी अटारी में क्यों रहता है। इस पर जेसन बताता है कि उसका अपना घर है, जो चर्च से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद से वो उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये साफ है कि जेसन उस दुखद हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और अब ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करता है। उसका ये फैसला शहर की पादरी निकी ने भी बढ़ावा दिया था, जिन्होंने इशारा किया था कि यहाँ रहने से वो भगवान के थोड़ा और करीब महसूस करेगा। फिर एमिलियो उससे पूछता है कि क्या वो अब पहले से ज्यादा धार्मिक या शांत महसूस करता है, लेकिन ये अकेला विधुर कोई जवाब नहीं देता, जिससे साफ होता है कि ऐसा नहीं है। उसी दिन बाद में जेसन चर्च के पौधों की छंटाई कर रहा होता है, तभी पादरी निकी वहां आती है। वो खुश दिखने की कोशिश करता है और उनके नए पीच रंग के नेल पॉलिश की तारीफ भी करता है, लेकिन निकी तुरंत उसके चेहरे के पीछे छिपा दुख समझ जाती है। वो उसे बताती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये शब्द जेसन को गहराई से प्रभावित करते हैं और वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने का फैसला करता है। वो निकी से पूछता है कि क्या वो अटारी को साफ कर सकता है और वो खुशी खुशी इसके लिए हाँ कह देती है। उस शाम जेसन अपने कमरे की खिड़की के नीचे रखे सारे कबाड़ को बाहर निकालना शुरू करता है। ज्यादातर सामान पुराना और बेकार लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बेहद अजीब चीज पर पड़ती है।
एक कोने में लिटिलटन शहर का एक छोटा सा मॉडल रखा होता है। वो तुरंत उसे उठाकर 2 स्टैंड पर रख देता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो मॉडल असली शहर जैसा ही बिल्कुल सटीक है। सिर्फ इमारतें, घर और चर्च ही नहीं, बल्कि सड़कों की दरारें और गड्ढे भी उसी तरह इस छोटे मॉडल में मौजूद है। फिर उसकी नजर उसके साइड में लगी एक चाबी पर जाती है, जिसे वो घुमा देता है। अचानक उस मॉडल की इमारतों में चमकती हुई लाइट्स जलने लगती है। जेसन उसकी बारीकी देखकर हैरान रह जाता है और उसे चर्च के अंदर अपना ही एक छोटा सा रूप भी दिखाई देता है। वो चर्च को साफ करने के लिए उस पर थोड़ा पानी छिड़कता है, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब कुछ ही सेकंड बाद बाहर असली दुनिया में बारिश शुरू हो जाती है। जेसन खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि बारिश सिर्फ चर्च के आसपास ही हो रही है। वो फिर अंदर जाकर मॉडल चर्च पर थोड़ा और जोर से पानी छिड़कता है और बाहर बारिश भी उतनी ही तेज हो जाती है। हैरानी से ये सब देखते हुए कहानी का कथावाचक कहता है कि अब जेसन के हाथों में पूरे शहर की तकदीर है। अगली सुबह जेसन नाश्ते के लिए एक लोकल डाइनर में जाता है। वो वहां वेट्रेस एना से बात करता है, जो एमिलियो की माँ भी है। थोड़ी देर बाद जेसन 2 लोगों को कल की बारिश के बारे में बात करते हुए सुनता है। उन्हें ये अजीब लगता है कि बारिश सिर्फ कुछ सेकंड तक हुई और केवल शहर के एक हिस्से में ही हुई। उसी रात जेसन चर्च वापस जाता है और पादरी निकी के पीच रंग के नेल पॉलिश से उस छोटे मॉडल में डाइनर को पेंट कर देता है। अगली सुबह पूरा शहर देखता है कि डाइनर पर नया पेंट हो गया है। किसी को नहीं पता कि ये किसने किया, जिससे एना पहले थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में वो इसे पसंद करने लगती है क्योंकि ये इस उदास शहर में थोड़ा रंग भर देता है। डाइनर के बाहर जेसन एक बूढ़ी महिला को गड्ढे में गिरते हुए देखता है और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। उस महिला का पति बताता है कि उन्होंने काफी समय पहले मेयर से इस गड्ढे को ठीक करने की गुहार लगाई थी, लेकिन सब जानते हैं कि शहर का नया मेयर कॉनली लिटिलटन और उसके लोगों की परवाह नहीं करता। बाद में जेसन सुझाव बॉक्स अपने घर ले जाता है ताकि वो खुद ही शहर की समस्याएं ठीक कर सके। वो हर चिट्ठी पढ़ता है और छोटे मॉडल में कई चीजों को सुधारने लगता है। हर गड्ढा जिसे वो भरता है और हर पेड़ का ठूंठ जिसे वो हटाता है, वही बदलाव असली दुनिया में भी दिखने लगते हैं। वो अपनी नई ताकत को परखने के लिए एक बार छोटे मॉडल वाली सड़क पर चिकन की हड्डी रखता है। कुछ ही सेकंड बाद असली सड़क पर भी एक बड़ी चिकन की हड्डी प्रकट हो जाती है, जिससे एक कुत्ता बुरी तरह डर जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शहर के लोग इन रहस्यमयी बदलावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कई लोग ये शक भी करने लगते हैं कि इसके पीछे मेयर कॉनली का हाथ है, क्योंकि काउंसिल चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं। ये बात जेसन को चुभती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो मेयर से नफरत करता है। फिर भी वो अपना अच्छा काम जारी रखता है और एक नया मॉडल साइन बोर्ड बनाने का फैसला करता है, जिसमें लिटिलटन को अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर घोषित किया जाता है। वो इसे मॉडल के कोने में शहर के प्रवेश द्वार पर लगा देता है। अगले दिन असली दुनिया में भी एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाई देता है, जो इंटरस्टेट हाईवे से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, शहर धीरे धीरे फिर से फलने फूलने लगता है और कई निवासी लिटिलटन में ही रहने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों बाद जेसन पादरी निकी की सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल होता है, जहां वो शहर के रहस्यमयी मददगार के बारे में बात करती है, जिसे लियो डाटे नाम दिया गया है। तभी एक चर्च में मौजूद व्यक्ति जोर से ये सिद्धांत देता है कि ये मददगार कॉनली है। मेयर, जो खुद भी वहां मौजूद होता है, ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन इससे इनकार नहीं करता। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा होता है, गुस्से में भरा जेसन मेयर के छोटे मॉडल वाले घर के बाहर खड़ी लाल कार पर एक कंकड़ गिरा देता है। अगली सुबह शहर वाले देखते हैं कि एक उल्कापिंड ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जब वो गुस्से में इसकी जांच कर रहा होता है, तो उसे दूर खड़ा एमिलियो हंसता हुआ दिखाई देता है। मेयर फिर उसकी नोटबुक छीनकर देखता है, जिसमें टूटी हुई कार का चित्र बना होता है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है और लड़के पर चिल्लाने लगता है, लेकिन एना अपने बेटे का बचाव करती है। इसके बावजूद चालाक मेयर खुद को संभाल लेता है और शहर के लोगों से करिश्माई अंदाज में बात करता है। वो एक जोशीला भाषण देता है, जिसका अंत वो खुद को लियो डाटे घोषित करके करता है। भीड़ उसकी बातों पर तालियां बजाती है, लेकिन जेसन बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। उस रात देर से जेसन अपने पालतू टेरेंटुला मकड़ी को छोटे मॉडल वाले शहर की सड़कों पर रख देता है। उसी समय
कॉनली आराम से सड़कों पर टहल रहा होता है। तभी एक इमारत जितनी बड़ी मकड़ी अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन संतुष्ट जेसन थोड़ी देर बाद उस मकड़ी को हटा देता है और असली दुनिया की विशाल मकड़ी भी आसमान में गायब हो जाती है, जिससे मेयर बुरी तरह घबरा जाता है। अगली सुबह डर से परेशान कॉनली एमिलियो को एक बड़ी मकड़ी की ग्राफिटी बनाते हुए देखता है और उससे जवाब मांगता है। लेकिन एना फिर से बीच में आकर गुस्से में कॉनली से कहती है कि अगर उसे उसके बेटे से कोई समस्या है तो वो उससे बात करे। उस सप्ताहांत पादरी निकी सोने से पहले जेसन से मिलने आती है। वे दोनों शहर में हाल ही में आए बदलावों पर चर्चा करते हैं और जेसन जोर देकर कहता है कि कॉनली ही वो रहस्यमयी मददगार नहीं है। हालांकि निकी कहती है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, न कि ये कि उसे किसने किया। वो ये भी जोड़ती है कि हर कोई अच्छा बदलाव ला सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लोग भी। ये सुनकर जेसन कॉनली को डराना बंद करने का फैसला करता है और फिर से अच्छे काम करने लगता है। अब वो लिटिलटन के साइन बोर्ड में और बड़े तथा ज्यादा लाइट्स जोड़ना चाहता है। ये नया अपग्रेड किया गया साइन बोर्ड पहले से ज्यादा आकर्षक और चमकदार दिखता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अगले दिन चर्च में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। शहर के लोग घबराए हुए होते हैं और कॉनली से इसे ठीक करने की मांग करते हैं, लेकिन जब वो कुछ कह नहीं पाता तो लोग उस पर छिपे हुए इरादों का आरोप लगाने लगते हैं। वे दावा करते हैं कि वो सबको शहर से बाहर निकालकर बची हुई संपत्ति खुद खरीदना चाहता है। कॉनली के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो डरकर चर्च से बाहर निकल जाता है। तभी उसे सड़क के पार एमिलियो दिखता है, जो अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा होता है। कॉनली उसकी नोटबुक छीन लेता है और पूरे शहर को उसके चित्र दिखाता है, जिससे वो हाल ही में हुई अजीब घटनाओं के लिए लड़के को जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद शहर में अफरातफरी मच जाती है और ज्यादातर लोग कॉनली से जवाब मांगने लगते हैं। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर जेसन आगे आता है और मान लेता है कि इन सब के पीछे वही है। वो कहता है कि उसका इरादा सिर्फ शहर की मदद करना था, जबकि कॉनली ने तो इसे लगभग बर्बाद कर दिया था। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च की अटारी में जाता है और अपने सगाई की अंगूठी को छोटे मॉडल के पास रखता है, मन ही मन अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए कि वो उसे निराश कर चुका है। फिर वो छोटे मॉडल वाले शहर की सड़क पर कुछ माचिस की तीलियां जलाता है, जिससे असली दुनिया में सड़क पर एक बड़ा अलाव जल उठता है। कुछ ही देर बाद कॉनली और शेरिफ जेसन के पास पहुंच जाते हैं और उस मॉडल को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देख लेते हैं। चालाक मेयर के मन में बुरे विचार आने लगते हैं और वो सोचता है कि इस मॉडल की ताकत से शहर को नया लास वेगास बना देगा। फिर वो शेरिफ को आदेश देता है कि वो इसे जबरदस्ती कब्जे में ले ले। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वे मॉडल से टकरा जाते हैं और वो अपने स्टैंड से गिर जाता है। इससे बाहर असली दुनिया में एक भयानक भूकंप आ जाता है। अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एना, जेसन और पादरी निकी सड़कों पर चल रहे होते हैं। जेसन बताता है कि मॉडल अब टूट चुका है, इसलिए वो शहर को फिर से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सोने की सगाई की अंगूठी असली दुनिया में शहर के अंदर गिर गई है और वो बहुत विशाल हो गई है। वे समझ जाते हैं कि इस बड़ी अंगूठी से मिलने वाला पैसा शहर को फिर से बसाने में मदद करेगा। पास ही एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये अब तक मिले सबसे बड़े सोने के टुकड़ों में से एक है, जिससे ये संकेत मिलता है कि शहर फिर से फलने फूलने लगेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।